नमस्कार दोस्तों। कल हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सेट कर लिया था। आज हम दोबारा दूसरा सेट की स्टार्ट कर रहे हैं भाई। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा? बैंक रेट इज द रेट एट विच बैंक दर वह दर है जिस पर सेंट्रल बैंक सरकार से ऋण उधार लेता है, या वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक को ऋण देते हैं, या वाणिज्यिक बैंक सरकार को ऋण देते हैं, या केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को ऋण देते हैं। एक मिनट, इसका आंसर बताने से पहले मैं बताता हूँ आपको। पहले बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट ऐसी रेट होती है जिसके ऊपर जो हमारा आरबीआई किसी भी कमर्शियल बैंक को, या फिर आप कह सकते हो वाणिज्यिक बैंक को ऋण प्रदान करता है, वो हमारा क्या होता है? बैंक रेट। तो इस ऑप्शन में कौन सा सही होगा भाई? आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को ऋण देता है, ये हमारा क्या होगा इसका राइट आंसर। बैंक रेट के साथ साथ में आप एक कंसेप्ट और, इसमें हमारा एक होता है बैंक रेट, एक होता है हमारा रेपो रेट, एक होता है हमारा रिवर्स रेपो रेट। बैंक रेट मैंने बता दिया क्या होती है, इसके ऊपर आरबीआई किसी भी कमर्शियल बैंक ऋण प्रदान करता है वो। वर्तमान में अगर मैं बैंक रेट की बात करूं, तो वर्तमान में 2023 के अंदर बैंक रेट कितना? 10.15 वर्तमान। अब मैं बात करता हूँ रेपो रेट। रेट क्या होता है? रेपो रेट है ऐसा रेट या ऐसा इंटरेस्ट होता है जिसके ऊपर इस आरबीआई लोन प्रदान करेगा, किसको? कमर्शियल बैंक को। लेकिन कमर्शियल बैंक अपने कुछ प्रतिभूति या फिर उनका कुछ ऐसे एसेट इसको आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? वो जो रेपो रेट है वर्तमान में 2023 का रेपो रेट कितना? 2023 में रेपो रेट 6 दशमलव वर्तमान में रेपो। अब मैं बात करता हूँ रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट हमने तो समझा दिया, उसका रिवर्स क्या होगा? तो जो कमर्शियल बैंक है वो किसको? आरबीआई के पास अपना कुछ जमा करेगा प्रतिभूति या कुछ भी एसेट है, और वो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो हमारा कौन सा होता है? रिवर्स रेपो है। और जो वर्तमान में जो हमारा रिवर्स रेपो रेट है हमारा कौन सा कितना है? 3.35% है हमारा क्या है? रिवर्स रेपो है। तो हमने बैंक रेट के बारे में पढ़ा, रेपो रेट के बारे में पढ़ा, और रिवर्स रेपो रेट के बारे में। यहाँ से कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछता है आपसे कि वर्तमान बैंक रेट कितना है, तो 5.1। वर्तमान में रेपो रेट कितना है, तो 6.50%। और वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट कितना है, तो 3.35%। रेपो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? द टर्म स्टंपिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रोक? स्टंपिंग जो शब्द है निम्नलिखित में से शब्द किस खेल से संबंधित? आसान क्यों, सभी खेलते होंगे। स्टंप करना है तो स्टंप किस में होगा? क्रिकेट के अंदर। बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इंडिया इन मार्च 2022? मार्च 2022 हिमाचल प्रदेश से कौन राज्यसभा का सदस्य? एक बार मैं राज्यसभा के बारे में एक ट्रायंगल के रूप में, ट्रायंगल में सबसे ऊपर टॉप पे हमारा क्या है? जिसे हमें संसद, उसके बाद हमारा क्या होगा? उसके बाद हमारा, कई बार आपसे डायरेक्ट यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है कि पार्लियामेंट संविधान के अंदर किस अनुच्छेद में तो जो पार्लियामेंट है आर्टिकल कौन सा होगा इसका? कौन सा?
उसके बाद राज्यसभा कितना होगा, लोकसभा जो पार्लियामेंट है, संसद है, कि हमारा दो सदन होते हैं, एक तो राज्यसभा और लोकसभा। इन दोनों के अंदर से जो राज्यसभा है हमारा, हमारा क्या है, परमानेंट हाउस, या फिर आप कह सकते हैं उसको ये स्थायी सदन है। राज्यसभा स्थायी सदन क्यों है, इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद सुनो आप कि जो लोकसभा है वो हमारा कौन सा है, अस्थायी सदन, टेम्परेरी। ये हमारा परमानेंट, ये हमारा टेम्परेरी। हमने परमानेंट क्यों कहा और इसको हमने टेम्परेरी, क्योंकि लोकसभा को हम क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं, इसको हमें भंग कर सकते हैं। इसलिए तो हमारा क्या हुआ ये टेम्परेरी। लेकिन जो राज्यसभा है उसको हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, भंग नहीं कर सकते, क्या इसको कह सकते हैं, उसको भूल नहीं कर सकते। इसलिए हमारा क्या हुआ ये। तो हिमाचल प्रदेश में तो 2022 के अंदर राज्यसभा के इलेक्शन हुए थे, तो उसमें से कौन चुनकर राज्यसभा सदस्य बना है, तो वो कौन सा भाई, सिकंदर कुमार। सिकंदर कुमार हमारा राइट आंसर होगा। तो हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। Which term did Robert Hooke coin when he observed slice of cork under a simple magnifying? रॉबर्ट हुक है, उसने एक कोर्क के अंदर जो सर्च किया, जो डिस्कवर किया, वो ऐसी कौन सी चीज थी जिसको उसने नाम क्या दिया भाई, ये पूछ रहा है इसमें। टाल नाम दिया उसको, ईट नाम दिया, जेल नाम दिया, या सेल नाम दिया। क्या नाम दिया था, सेल। प्रश्न आता है रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज करी थी, सेल की खोज की। कब खोज करी, 16 टाइप के अंदर सेल की कोशिका की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। व्हाट इज द नेम ऑफ अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट? अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बना है, उसका नाम क्या है। देखते हैं क्या नाम है इसका भाई। कल्याणी हवाई अड्डा, राजकोट हवाई अड्डा, टोनी पोलो हवाई अड्डा, या फिर दुर्ग हवाई अड्डा। राइट आंसर टोनी पोलो हवाई अड्डा, तो अरुणाचल प्रदेश के ग्रीनफील्ड। Which is one of the byproduct form when sodium sulfate reacts with barium chloride? अगर हम सोडियम सल्फेट Na2SO4 किसके साथ हमने रिएक्ट कर दिया, ये विद बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसके क्या पूछ लिया कि इसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा, इनमें से क्या बनाएगा भैया। अगर सोडियम सल्फेट को हम बेरियम क्लोराइड के साथ मिक्स करेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, उसमें क्या बन के आएगा। एक तो हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, और दूसरा क्या बन जाएगा। तो देखो ऑप्शन के अंदर कौन कौन सा इसमें ऑप्शन नंबर है, सोडियम क्लोराइड, ये रहा भाई, और यही राइट हो। इसमें बेरियम सल्फेट है, बेरियम ऑक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, बेरियम सल्फेट है, तो राइट आंसर क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following folk dance form is not prevalently performed in the Indian state of Maharashtra? क्या कहता है सुनो, कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र के अंदर नहीं किया जाता भाई, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। कल हमने जो पिछला जो सेट था उसमें बताया था कि इनमें से कौन सा पंजाब के अंदर लोक नृत्य नहीं किया जाता भाई, तो उसका राइट आंसर हमारा क्या था, लावणी, क्योंकि लावणी हमारा काम किया जाता है महाराष्ट्र के अंदर। अगर किसी को याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वो तीन नृत्य और कौन कौन से थे जो पंजाब के अंदर किया जाता है, ठीक है, बताना कमेंट बॉक्स के अंदर भाई। तो इसमें देखते हैं, लावणी कल बताया था मैंने महाराष्ट्र के अंदर, तो नोट पूछा इसने नहीं किया जाता, लावणी तो करता है भाई महाराष्ट्र का, लावणी है। तमाशा, ये भी महाराष्ट्र का है। कोली, ये भी महाराष्ट्र का है। लेकिन जो रूप है, जो राउप है, वो किसका है, जम्मू और कश्मीर का। वो जम्मू कश्मीर हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य नहीं है। कहाँ का लोक नृत्य है, ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ए प्री कंडीशन फॉर ब्लैंक ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी की खालिस्तान के लिए उद्योग विकास एक पूर्व शर्त है। प्रश्न क्या, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट औद्योगिक विकास से हमारे समाज के ऊपर क्या प्रभाव डालता है।
सीधी बात है, अगर औद्योगिक विकास होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, तो क्या बढ़ेगा? एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, नौकरियां बढ़ेंगी, तो उसमें सवरण होगा, उन्मूलन होगा, प्रोत्साहन होगा या जोड़ होगा? तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, उसका क्या होगा? उन्मूलन हो जाएगा, उसका खात्मा होगा, अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है तो राइट आंसर क्या होगा? इरेडिकेशन है, या कह सकते हैं आप इसको उन्मूलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। Before being elected as the 15th President of India, Draupadi Murmu was the governor office of the कि वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति है कौन? द्रौपदी मुर्मू। वो भारत के 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। नंबर एक बात, राष्ट्रपति बनने से पहले वो क्या थे? गवर्नर थी, राज्यपाल थी। तो ये पूछ रहा वो किस स्टेट के राज्यपाल थे, राष्ट्रपति बने? क्या वो उड़ीसा के थे, वेस्ट बंगाल के थे, झारखंड के थे या बिहार के थे? तो वो राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड के क्या थे? वो गवर्नर थी। द्रौपदी मुर्मू के बारे में आपको और इंफॉर्मेशन बताता हूं भाई। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली जनजाति महिला है। क्या बनी है? द्रौपदी मुर्मू से आपको इसने पूछ लिया कि वो राज्यपाल किस राज्य की बनी थी भाई पहले। आपसे ये भी पूछ सकता है आपके बारे कि वो कहां से थी, वो उसका जन्म कहां पर हुआ। तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था उड़ीसा के अंदर भाई। अगर बात यहाँ पर जनजाति की आ गई, जनजाति महिला थी, वो किस जनजाति से बिलोंग करते थे? तो द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से बिलोंग है? संथाल जनजाति से। वो जो संथाल जनजाति है हमारे भारत में मोस्टली झारखंड वाला जो हमारा है वहां पर पाई जाती है। ये दो तीन क्वेश्चन और मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, जरूर देखना आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरद पूर्णिमा इज एसोसिएटेड विद द गोडेस सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। शरद पूर्णिमा जो मनाई जाती है वो भारत के कुछ हिस्सों में देवी किससे जुड़ी हुई है? शरद पूर्णिमा मोस्टली हम सितंबर और अक्टूबर के महीने में मनाते हैं। तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में आती है शरद पूर्णिमा। और वो किस देवी से जुड़ी हुई है? तो शरद पूर्णिमा लक्ष्मी से जुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी रूलर्स ऑफ दक्षिण पथ वर डिपेटेड बाय द समुद्र? समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ में कितने शासकों को हराया? पहली बात तो समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त का जो शासन काल था वो हमारा कौन सा? 335 ईस्वी। 335 ईस्वी में राजा बना था। गुप्त वंश से ये बिलोंग करता है। गुप्त वंश से ये तो इसने दक्षिणापथ था, यानी कि दक्षिण विजय की तरफ ये बढ़ा था। तो उस समय इसने कितने शासकों को हराया था, ये प्रश्न पूछता है। तो उस समय इसने 12 शासकों को हराया। और समुद्रगुप्त को वीणा बजाने का बहुत शौक था भैया, वीणा बजाता था समुद्र। और समुद्रगुप्त का एक प्रश्न और है, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो बार बार एग्जाम के अंदर आता है, वो क्या है कि समुद्रगुप्त को हमें भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। भारत का नेपोलियन कौन है भाई? और इसने समुद्रगुप्त ने अपने काल के अंदर एक सिक्का भी चलवाया था जिसके ऊपर वीणा बजाते हुए। ध्यान रखने में सभी कुछ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे? इसने 12 शासकों को हराया था जब इसने नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the first Indian to receive the medal and diploma of the French Association Archive International D Lady? फ्रांस जो एसोसिएशन उसका इंटरनेशनल एक पुरस्कार है, का क्या नाम है? डी लेडे। तो भारत की तरफ से वो अमला अकिनेनी, मृणालिनी साराभाई, जतिन गोस्वामी या अलारमेल वल्ली? तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? मृणालिनी साराभाई को ये पुरस्कार मिला है फ्रांस की तरफ। और ये जो मृणालिनी साराभाई है, ये क्लासिकल डांसर है भाई, शास्त्रीय नर्तकी है भैया, क्लासिकल डांसर है। जो मरीना लीलनी है, उसका जन्म कहां पर हुआ था? इसका जन्म 1918 में मद्रास क्षेत्र के अंदर हुआ था। का जन्म में 1918 में मद्रास क्षेत्र के अंदर हुआ था। और इसकी मृत्यु 2016 में कहां पर हुई थी? अहमदनगर, गुजरात के अंदर हुई थी। तो करीबन करीब आप देख सकते हो कि 98 ईयर्स जब इसकी। तो ध्यान रखना, मोरिना लेनी साराभाई को फ्रांसीसी एसोसिएशन ने डालिडे नामक पुरस्कार दिया है, जो क्या थी?
नेक्स्ट क्वेश्चन का चलते हैं भाई। प्लैंक फॉर्म द स्वराज पार्टी विद द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर ए रिटर्न ऑफ कैंसिल पॉलिटिक्स। तो दोस्तों मैं समझाता हूँ ये क्या कह रहा है कि जब इसके असहयोग आंदोलन के बाद भारत के अंदर किस पार्टी का गठन हुआ, वो पार्टी का इसने नाम दे दिया स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगभग बाई पर्सन बहुत बार रिपीट हो चुका है भाई ये तो, कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ और किसने किया। आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ, उसके द्वारा आप अपने आप से गैस करना कि किसने किया भाई तक। मैं बात करता हूँ सन 1920 की। 1920 में भारत के अंदर असहयोग आंदोलन चल रहा। भारत के अंदर असहयोग आंदोलन चल। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में के दौरान की गई थी, गांधी के दौरान। लेकिन 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को एक कांड होता है जिसका हमने क्या नाम दे दिया, चोरा चोरी हत्याकांड। चोरा चोरी हत्याकांड। चोरा चोरी हत्याकांड के बाद 5 फरवरी 1922 महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और इस आंदोलन को वापस लेने के बाद अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को जेल में डाल। महात्मा गांधी सबसे बड़ा नेता था उस समय। इसको जेल में डालने के बाद भारत में कोई और पार्टी थी नहीं जो कि पूरे देश का नेतृत्व बने, इसलिए स्वराज पार्टी का गठन किया गया 1922 से अगले साल यानी कि 1923। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। और 1923 में जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ वो एक ने नहीं 3 व्यक्तियों ने मिलकर किया था। उनका नाम क्या क्या है? नंबर 1 मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। नंबर 2 चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास। और तीसरा कौन था? MC केलकर। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और MC केलकर, इन तीनों ने 1923 के अंदर स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो आप अपने आप से जवाब दे पाओगे ऑप्शन में कहाँ कहाँ आपको मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दिखाई देता है, वही इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ठीक है भैया। ऑप्शन बी चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू गलत। लोकमान्य तिलक और मोतीलाल नेहरू गलत। लोकमान्य तिलक और जवाहरलाल नेहरू ये भी गलत। हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। सिर्फ 2 का नाम दिया इसने, तीसरा का नाम दिया। तो तीसरा का नाम क्या है अपना? कि केलकर नाम। अगर आपसे तीनों पूछ ले तो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और इन तीनों ने मिलकर स्वराज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन। In badminton singles, at the beginning of the game 0-0 and when the server scores is even, the server from which side of the court? चल बात समझा। ये कह रहा है जो अपना बैडमिंटन खेल जब स्टार्टिंग में जब इसकी शुरुआत करते हैं हमें उस समय स्कोर लेवल बिल्कुल 0-0 होता है दोनों का। तो स्टार्टिंग में जब सर्विस की जाती है तो वो सर्विस ग्राउंड के किस कोने से की जाती है? तो जब स्टार्टिंग में सर्विस करते हैं तो ग्राउंड के हमें राइट कॉर्नर से करते हैं। इसमें ऑप्शन में राइट कॉर्नर हमारा कौन सा होगा? कोई भी सेवा नहीं वाला एनी सर्विस कोड कैन नॉट सर्व, सेवा नहीं कर सकता राइट साइड। राइट सर्विस कोड होगा वो हमारा क्या होगा, उससे हम बात करेंगे तो खेलते के लिए। Although there was a category of industry left to the private sector, the sector was kept under state control through system of license. No new industry was allowed unless a license was obtained from the government. The above lines are about which of the following? क्या कह रहे हैं भाई सुनो इसको। यद्यपि निजी क्षेत्र के लिए उद्योगों की एक श्रेणी छोड़ी गई थी, इस क्षेत्र को लाइसेंस की प्रणाली के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया था। सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी नए उद्योग की अनुमति नहीं दी गई है। उपरोक्त पंक्तियां निम्न में से किसके बारे में? एक रूल बनाया था, कानून बनाया था, उसके तहत अगर आप सरकार से कोई भी लाइसेंस करोगे लोगे लाइसेंस से, उसके बाद ही आप किसी भी नए बिजनेस की बात कर सकते। तो ये हमारा कहाँ पर लिखा गया था? तो हमारा कौन सा था?
IPR 1956। IPR 1956 से 1956 में रूल बनाया गया था। ये इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? IPR 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the 2011 census of India, the state of Bihar was the blank most populated state of India। भारत की 2000 की जनगणना के अनुसार प्रश्न पूछ कि बिहार का कौन सा क्षेत्र था, कौन सा नंबर था सबसे ज्यादा जनसंख्या। मैं आपको बता दूं 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा आबादी भारत के किस राज्य में थी? तो नंबर 1 पर तो कौन था? यूपी, उत्तर प्रदेश। नंबर 2 पर कौन है? महाराष्ट्र। नंबर 3 पर कौन है? बिहार। नंबर 4 पर कौन है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। और नंबर 5 पे कौन है? मध्य प्रदेश। तो ये 5 स्टेट थे, उनके मैंने सारे आपको बता दिए। पर 1 पे और 2 पे कौन है? नंबर 3 पे कौन है? 4 5 पे कौन है? तो इसमें पूछा आपसे कि बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन में कौन से नंबर पे था। तो आप देख सकते हो बिहार से नंबर, ये इसका मतलब 8 आंसर होगा। नंबर 1 पर यूपी, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 वेस्ट बंगाल और नंबर 5 मध्य प्रदेश। आप बिहार से मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं आपसे। ये पूछ ले कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य का जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी अगर पूछ लिया आपसे कि जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे अधिक था, तो उसका हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? बिहार होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो बिहार सबसे ज्यादा होगा। अगर मैं जनसंख्या की बात कर लूं तो उसका राइट आंसर यूपी होगा। भाई ध्यान रखना है, जनसंख्या घनत्व पूछा है या जनसंख्या पूछा है, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to which of the following articles of the Constitution of India can the Supreme Court review its own judgment or order? भारत के किस संविधान अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा? भाई कोई भी जजमेंट पास कर दे, कोई भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने का रिव्यू करने के लिए हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है, ये पूछ रहा है भाई आपसे। तो देखते हैं किसके अंदर लिखा गया है। आर्टिकल 137, 134, 147 या 120। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने किसी भी डिसीजन का या अपने किसी भी ऑर्डर को उसकी द्वारा से समीक्षा कर सकते। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 137 से 137 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया स्कीम वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिंपल, मेक इन इंडिया भारत ने किस साल की गई थी? मेक इन इंडिया की थी, कई बार आज का प्रश्न ध्यान रखना है कि मेक इन इंडिया की बात कब हुई थी? 2014 में हुई थी। विच रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सॉलिडिफिकेशन एंड कूलिंग ऑफ मैग्मा। कौन सी चट्टानें मैग्मा के जमने और ठंडा होने से बनती है? जब लावा निकलता है उसमें क्या पाया जाता है? मैग्मा पाया जाता है, जो सबसे लाल कलर का होता है और सबसे गर्म होता है। मैग्मा जब बाहर निकलने के बाद धीरे धीरे वो ठंडा होता है, तो ठंडा होने के बाद वो किस चट्टान का निर्माण करता है? तो ठंडा होने के बाद निर्माण करता है इग्निशन रॉक्स का या फिर आग्नेय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई इतना ही था, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो आज हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आपको कैसा लगा सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई। और कोई भी आपको सुझाव देना हो उस चीज़ के बारे में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत